सदन के एक प्रसंग का मैं जवाब देना चाहता हूं बहुत नम्रता के साथ। कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह का आपने जिक्र किया कि इनको भारत रत्न जाति का आधार पर नहीं मतलब चुनाव के पहले के चुनाव के पहले दिया गया। टाइमिंग की बात तो आपका स्वागत किया, हम लोग आपकी जानकारी बढ़ाना चाहता हूँ माफी के साथ। चुनाव के पहले की कर्पूरी ठाकुर आजादी की लड़ाई में जेल गए। 1900 जब पहली विधानसभा बनी है 52 से लेकर आखिर उनको हम लोग नमन करते हैं उनको। नहीं, आपने जिस लहजे में कहा तो कर्पूरी ठाकुर जी के चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में मैंने काम किया है तो मेरे सेंटीमेंट जगे और अफसोस भी हुआ मुझे। हुआ दूसरा, टाइमिंग को लेकर बात हुई। इस देश में सरदार पटेल को छोड़ दीजिए, किसान आंदोलन का सबसे बड़ा सूत्रधार नेता चौधरी चरण सिंह थे। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, देश के प्रधानमंत्री भी रहे, आपातकाल में जेल रहे। कर्पूरी ठाकुर ना हुए होते तो पिछड़े समुदाय के लोग जो हैं, बिहार के मेरे साथी बैठे हैं, सीना तान के देश में आना चलते। वो 2-2, 3-3 बार मुख्यमंत्री रहे और मुझे उनके अंतिम शिविर में जाने का मौका मिला। 3000 रुपये 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उनके खाते में थे। देश में ऐसे बहुत कम नेता हुए, बिरले हुए, 1-2 हुए जो कर्पूरी ठाकुर जैसे हुए। इसलिए आपने कहा चुनाव के मौके पर उनको दिया गया, नहीं, उनके योगदान को देख करके दिया गया और पहले दिया जाता वही और भी अच्छा होता। हम लोग की मांग बहुत दिन से हम लोग भी कर रहे थे। नहीं, हम लोग भी मांग कर रहे थे कि पहले ही मिलना चाहिए था, चुनाव के पहले की टाइम। नहीं, आपने उनको चुनाव की टाइम जात से जोड़ दिया तो मुझे अफसोस हुआ। सांसद महोदय कह रहे थे कि देखिए, जो इस देश के वरिष्ठ नेता रहे हैं, जिनके प्रति सबका सम्मान रहा है, वो अपनी योग्यता के आधार पर उन पदों तक पहुंचे हैं। इसलिए उन नेताओं को हमको जातियों के आधार पर जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आज हम आजादी के 75-76 साल बाद बात कर रहे हैं। जब आजादी के 75-76 साल बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी अपनी जब जात हम बताएं, 75-76 साल बाद बात कर रहे अपनी जात हैं, उसके बारे में आप बात राष्ट्रपति की जात बताएं, लेकिन किसी और के बारे में न कहें। प्रधानमंत्री जात गिनवा दे, राष्ट्रपति जात गिनवा दे, जब हम कहें कि सबका गिन दो तो नहीं होगा। आपकी बात का जवाब दे दूं। आपने कहा पार्लियामेंट में ओबीसी की इतनी तादाद, असेंबली में इतनी तादाद, इससे भी सबक लेना चाहिए। क्यों? जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुर्मी है वहां आप टिकट ब्राह्मण को देंगे क्या? जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस कास्ट के लोग डोमिनेट करते हैं उन्हीं को हर पार्टी टिकट देती है, वो जीत के आ जाते हैं। यह सवाल नहीं है, सवाल यह है आपके एटीट्यूड का। कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में बड़ी चर्चा। कौन सा एटीट्यूड? वो एटीट्यूड बता रहा हूँ। कौन सा एटीट्यूड? वो ही बता रहा हूँ। कर्पूरी ठाकुर जी ने 26% ओबीसी का रिजर्वेशन किया 78 में। आपको मालूम है कर्पूरी जी की सरकार किसकी मदद से चल रही थी? आपकी मदद से। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन था? आपका आदमी। और जैसे ही उन्होंने 26% रिजर्वेशन दिया, आपने उनकी इतनी मुखालफत की कि वहां अपर कास्ट और ओबीसी के झगड़े कराए और 79 में आपने सरकार गिरा दी और उसके बाद आपने भारत रत्न दी। देखिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। जब वो जिंदा थे तो आपका एटीट्यूड ये था। इस एटीट्यूड की बात हम 2024 में बात करें ना। 2024 मैं अभी की बात कर रहा हूँ, 21वीं सदी की बात कर रहा हूँ। आप देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हम कब की बात करते हैं, जब हमें हम आजादी के पहले की सड़कें की क्या हाल थी, भारत का क्या हाल था। यहाँ पर लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता था, रोज भूखे मरते थे, लोगों के लिए ट्रेन्स नहीं थी, प्लेन्स नहीं थी, सड़क नहीं था, पानी नहीं था, अलग चला जाएगा। जाति जनगणना पे बात अलग चला जाएगा। जो आज किसी जाति के ऊपर अगर किसी जाति के साथ अन्याय हो रहा हो। मैं बीच में काट दूं, बिहार की जो भारतीय जनता पार्टी है वो एनडीए की वहाँ सबसे मजबूत घटक है और जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उस पर बिहार पार्टी के सारे नेताओं के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, सुशील मोदी, उनके समेत आपके भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके सबके दस्तखत हैं और पूरी विधानसभा ने सर्वसम्मति से पास किया था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अब देखिए, अभी त्यागी सर ने जो बोला एकदम बात सही है कि वहाँ सर्वसम्मति से जाति जनगणना के लिए वहाँ विधेयक पास हुआ और यहाँ प्रधानमंत्री से भी मिले। लेकिन सच्चाई देखिए, केंद्र में कुछ और है। केंद्र में अभी 21वीं सदी की आप बात कर रहे थे, अभी की बात कर रहे थे, 2011 में जो सेंसस हुआ उसमें सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे भी हुआ
उसका डाटा भी 2014 तक हमारे पास आ गया, लेकिन बीजेपी की सरकार बनी, वो डाटा को पब्लिक नहीं किया गया। डिफेक्टिव भी था। हाँ, जो कि उनको बोला कि उसमें एरर था, लेकिन सेंसस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने बोला कि उसमें 99% करप्ट फ्री है, उस डाटा को पब्लिश किया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं किया। 2021 का सेंसस आया तो आपके जो मंत्री हैं पार्लियामेंट के फ्लोर पे उन्होंने बोला कि जातीय जनगणना 2021 में हम नहीं करेंगे, और वो जो सेंसस है वो आज तक नहीं हो रहा है। वो 2021 का सेंसस 24 में खत्म हो जाना चाहिए था, अभी तक आपने सेकंड फेज उसका स्टार्ट नहीं किया है। तो कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी की भारी अंतर है। आज के भारत में एससी के साथ में कहाँ अन्याय हो रहा है, आज के भारत में एसटी के साथ में क्या अन्याय हो रहा है। अगर हम डेमोक्रेसी तो आप पटना में सही है, दिल्ली में सही है, पटना में सही है, दिल्ली में सही है, बता दीजिए। आर्थिक रूप कमजोर जो लोग हैं उनके साथ में न्याय होना चाहिए। एक सवाल का जवाब दे दीजिए ब्रिजमोहन जी। भारतीय जनता पार्टी भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, इसकी समर्थक मैं मतलब कोई इसके हम आपको एजुकेट नहीं कर रहा हूँ, इसके भी हम समर्थक। एक दूसरा SC ST का जो आरक्षण है वो जाति के आधार पर हुआ विशुद्ध, उसकी भी भारतीय जनता पार्टी समर्थक है। तीसरा जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो बहुत गर्व के साथ कहते हैं, पटना में उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है मैं पिछड़ी जाति का हूं, और अब वो दिन चले गए जब इस पार्टी पर कुछ जाति विशेष का कब्जा हुआ करता था। नाउ इट इज मल्टी कास्ट मल्टी क्लास पार्टी, ये पिछड़ों की है, अति पिछड़ों की है, दलितों की है, महादलितों की, ये बिहार में उनका वक्तव्य है। तो हम तो जब एनडीए के हमारे नेता मोदी जी ऐसा करके बोलते हैं तो हम तो उसी चीज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, आगे बढ़ाने। इसलिए सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड है जी। हम जब जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो उस जातिगत जनगणना के माध्यम से फिर आरक्षण की बात आएगी। आज के समय पर अगर बैकवर्ड जो फाइनेंशियली सोशली बैकवर्ड हैं उनको हमको आगे बढ़ाना है। मोहन भागवत जी का कहना है कि जब तक समाज में बराबरी कायम नहीं होगी, बोल रहे हो, मैं चाहूंगा कि देश में आरक्षण बना रहे। ठीक तो नहीं हुई ना, गलत कहाँ बोल रहे हैं? बराबरी नहीं हुई है। उन्होंने गलत नहीं बोला है, मैं कह रहा हूँ बराबरी यहाँ नहीं के हुई जो बड़े बराबरी हो रही है। अच्छा, मेरा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर कितने दलित और कितने पिछड़े लोग वहाँ हेड हैं, डायरेक्टर, आप देखिए, आप हिसाब लगाइए, पूरे आंकड़ों के साथ बता पाएंगे कि अभी भी उन संस्थानों में जो आपके हाथ में है ऊपर के पदों पर वही लोग आप बैठे देखिए आज कितने देश में IAS आज तो के आईएएस तो आप देखिए ना कंपटीशन से आते हैं, IAS और IPS IPS तो अगर ऑल कंपटीशन इंडिया से आते सर्विस हैं, में आप देखेंगे, लेकिन मैं आप आपको जहाँ बताता किसी को हूँ अपॉइंट करते हैं मेरे वहाँ पर छत्तीसगढ़ कास्टिज्म में दिखता है। आज 50% लोग जो हैं वो SC ST के हैं मेरे छत्तीसगढ़ में। आईएएस और इनकी में पार्टी ने और उनके नेता ने भी, मैं VP सिंह जी के साथ MP था, माफी चाहता हूँ, आप भी उसमें जनता दल में थे, 1.5 घंटे के भाषण में 3 बार पानी पी करके जातिगत आरक्षण का विरोध श्री राजीव गांधी जी ने भी किया था। ब्रिजमोहन जी, मेरा एक सवाल है आपसे ब्रिजमोहन जी, जब सेंसस के अंदर आप हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कितने हिंदू कितने मुसलमान, तो फिर बैकवर्ड की करने में क्या परेशानी है आपको? देखिए बैकवर्ड, और जो बात आप कह रहे हैं कि नौकरियों के अंदर इतना परसेंटेज है, भाई उनका रिजर्वेशन है इसलिए है। आज रिजर्वेशन हटा दीजिए, कहीं के नहीं रहेंगे रिजर्वेशन की वजह से। इसीलिए आज आवश्यकता है उनकी आर्थिक प्रगति की। तो वो आर्थिक प्रगति जब सबके लिए इक्वल होगी और सबके लिए इक्वल होगी और पूरे लोगों के साथ में हम सबको एक साथ उठाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, नहीं तो जो मैं परिवार से जो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप किसी भी, अब हमने शुरू किया कि हम SC और ST की बच्चियों को साइकिल देंगे। हमने जब साइकिल शुरू किया तो जो जनरल क्लास के बैकवर्ड क्लास के बच्चे हैं उनको लगा हमको क्यों नहीं मिल रही है, हमको भी मिलना चाहिए। उनमें डिस्पैरिटी शुरू हो गई, आपस में वैमनस्य शुरू हो गया। हमने फिर तय किया कि हम सब 9वीं क्लास की बच्चियों को साइकिल देंगे। तो हम समाज में डिस्पैरिटी पैदा, अलगाववाद पैदा करने की बजाय जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनकी उन्नति हो, वो चाहे कोई भी जाति समाज का हो। तो ये इससे बेटर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए आज हम 21वीं सदी में हैं, आजादी के 75 साल हमने पूरे किए हैं, हम अमृत काल मना रहे हैं। ऐसे समय पर आर्थिक रूप से अमृत काल में इन वर्गों को भी ये जानने का अधिकार है कि 75 वर्षों में उनकी स्थिति कैसी रही है। आपकी जानकारी के लिए 1947 से लेकर के आज तक जो मुख्यमंत्री बने हैं उसमें 74% मुख्यमंत्री उन्हीं वर्गों के हैं जो आर्थिक आधार पर नंबर 1।
नंबर 2, पार्लियामेंट की जो स्थायी समिति होती है, हम तो 4-5 लोग उसमें हैं, उसकी ताजा रिपोर्ट है कि 71% मामूली संख्या नहीं है, जो जुडिशरी है उसमें इन्हीं के लोग चुने गए हैं। तो ब्रजमोहन जी, बहुत स्नेहपूर्ण तरीके से मैं कहना चाहता हूं कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं मानती। पता नहीं आप क्यों कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी खुद मानती है कि सोशली एजुकेशनली जो बैकवर्ड हैं उनका आरक्षण होना चाहिए। इस देश में आर्थिक आधार पर नहीं कहती है बीजेपी। इस देश में लंबे समय तक जिनके साथ में न्याय नहीं हुआ वो थे एससी और एसटी, क्योंकि भौगोलिक ऐसी परिस्थितियों में एसटी रहा है कि वो जंगलों में रहा है, वो पहाड़ों में रहा है, वो बैकवर्ड एरियो में रहा है, जहाँ पानी नहीं होता था, जहाँ बिजली नहीं होती थी, जहाँ पर उनको आगे बढ़ने के मौके नहीं मिलते थे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी संविधान में एससी एसटी के आरक्षण को तय कर कि बाकी जितना आरक्षण है उसको 10 सालों में आने वाले समय पर सरकारें काम करेंगी, जिससे कि उसको समाप्त धीरे धीरे कर वो समाप्त नेहरू ने भी कहा था कि खत्म हो जाना, धीरे धीरे समाप्त होना चाहिए। लोगों ने सोचा था कि डेमोक्रेसी और मॉडर्निटी कास्टिज्म को खत्म करेगा, लेकिन ये हुआ कि डेमोक्रेसी अब कास्टोक्रेसी में बदल गई है। इसकी वजह यही है कि हम उसे खत्म करना चाहते हैं। देखिए अनुच्छेद 16 आज हम डेमोक्रेसी में जीत के आए हैं, हम कैसे बात कर रहे हैं? ब्रिजमोहन जी, आज अगर डेमोक्रेसी नहीं होती, विश्व की सबसे अच्छी डेमोक्रेसी कहीं की है तो वो हिंदुस्तान की है, भारत की है। आज ट्रंप बोल सकता है, आज ट्रंप बोल देता है कि मैं राष्ट्रपति भवन नहीं छोड़ूंगा। भारत में कोई बोल सकता है क्या? देखिए ब्रिजमोहन जी, आर्टिकल भारत में एक बार इंदिरा जी ने किया, उसके बाद से किसी की हिम्मत है क्या जी हारने के बाद बोल दे कि मैं नहीं छोड़ूंगा? ये सही है, इससे बढ़िया डेमोक्रेसी कहीं नहीं है। आज हम संसद में बैठते हैं, संसद में हम सब लोग बोलते हैं, जो विपक्ष के एमपी हैं वो प्रधानमंत्री जी के खिलाफ भी बोलते हैं। एक लाइन बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए आर्टिकल 16 में संविधान के निर्माताओं ने इस मूल्य को अंकित किया हुआ है कि एडुकेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, लेकिन आज भी 16 अगर आज भी एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जैसा कि अभी त्यागी सर ने कहा कि कोलिजियम सिस्टम के माध्यम से सर्कुलेशन ऑफ एलीट हो रहा है और जो है अपने खानदानों को ही वहाँ पे हायर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, जो देखिए 46 यूनिवर्सिटीज हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, उसमें एक भी वाइस चांसलर ओबीसी का नहीं है। आप देखिए लैटरल एंट्री में किसको आप घुसाते हैं? आपने एडुकेट रिप्रेजेंटेशन अभी कोसों मील दूर है। इसलिए जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन साथी हमारा पीछे रह गया है, तभी जाकर जिस आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तभी जाकर डेवलपमेंट को तीव्र गति दिया जा सकता है। अगर आपको पता चल जाए कि कौन लोग हैं जो पीछे हैं, ताकि आप उस तरीके से पॉलिसी फॉर्मुलेशन की बात करें, जो कि संविधान के निर्माताओं ने जो बात कही है वेलफेयर स्ट्रक्चर की, डेवलपमेंट की और सामाजिक क्रांति की जो बात कही हुई है कि ऐसा देश बनाना है हमें जो मध्यकालीन से उठकर एक मॉडर्न देश बने, जहां पर जो है डिवीजन ऑफ लेबर हो। तो इसी कारण से जो है जाति जनगणना जरूरी है। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कि देश के इलेक्ट्रोल में, देश के पूरी संस्थाओं में आज के समय पर हमारी एजुकेशन में क्या एससी नहीं आ रहे हैं, एसटी नहीं आ रहे हैं, क्या बैकवर्ड नहीं आ रहे हैं, क्या हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं आ रहे हैं, हमारे क्या एमएलए नहीं आ रहे हैं, हमारे संस्थानों के हेड भी, संस्थानों की मैं कह रहा हूँ। देखिए हमारा देखिए ओबीसी आरक्षण को मिली त्यागी सर के समय ओबीसी आरक्षण लगा, जहाँ पर योग्यता की जरूरत है, देखिए अगर जहाँ पर योग्यता की जरूरत है वहां पर तो मेरिट ही चलेगा। योग्यता तो 2000 साल से कुछ वर्गों के पास है। डॉक्टर लोहिया कहता है कि 2-3 हजार साल में यही वर्ग रहे हैं, अब कुछ लोगों को विशेष अवसर दे करके उनके बराबर लाने का प्रयास कर रहा है। आप एक लंगड़े आदमी को 2 टांग वालों के साथ नहीं दौड़ा सकते, ठीक बात, और कह रहे हैं कि उससे आगे निकल जाओ। इसलिए डॉक्टर लोहिया का सिद्धांत अम्बेडकर के बाद कि इनको विशेष अवसर दो, उसी के तहत ये आरक्षण का जो है, जो बता रहे थे अभी राशिद दलवी जी, सोशलिस्ट पार्टी थी, संसो पाने बांधी घाट पिछड़ा पावे उसमें महिलाएं भी थी, उसमें खाली यही नहीं। कहना चाहूंगी कि जैसे काशीराम जी या अम्बेडकर जी ने ये कहा था कि अगर गांव से लोगों को निकाल के, जो नीची जाति के हैं या पिछड़े हैं, गांव से निकाल के नीची मत कहिए, अच्छा जो भी मतलब एसटी और एससी वगैरह के बारे में, वंचित समाज के लोगों को अगर गांव से निकाल के शहर में ले आएंगे तो निश्चित रूप से ये कास्टिज्म या ऊंच नीची जात पात सब खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी नहीं हुआ, नहीं हुआ, ये सोचने की बात है। सरकारी नौकरियों में
वंचित जातियों के आरक्षण पर जितनी स्ट्रिक्ट सबको फॉलो करना होता है शायद दूसरे पे नहीं होता है, उसमें लोग जेल जा सकते हैं। तो वंचित जातियों को आगे बढ़ाने का काम आप खाली इससे आरक्षण से नहीं कर सकते, उनकी आर्थिक तरक्की होना चाहिए। वो भी जरूरी है। आर्थिक तरक्की के लिए आज मैं बोलना नहीं चाहता हूं, बोलिए ना। एससी एसटी के एक ही परिवार के लोग आईएएस बनते हैं, एक ही परिवार के लोग आईपीएस बनते हैं, एक ही परिवार के लोग लेक्चरर बनते हैं, वही बनते हैं। तो जरा हमको इसके बारे में विचार करना चाहिए। देखिए कि जो परिवार अपग्रेड हो गए हैं उन परिवारों को आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आप जातिगत जनगणना करवा कर फिर आप उसी जंजाल में फंसाना चाहते हैं। तो उनको जो अगर पिछड़ा वर्ग भी आर्थिक रूप से कमजोर है तो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को हम उनके लिए ऐसा वातावरण तैयार करें कि वो भी ऊपर बढ़ें। ऊपर बढ़ने वाले ही सिर्फ ऊपर बढ़ते रहें। देखिए ऊपर बढ़ने वाले की बात है, इसके बारे में हमको विचार करना चाहिए।